नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और दुनिया भर की खेल खबरों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ पहुंच चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार आपको भी हिमांशु जी, और अपने श्रोताओं को भी नमस्कार। शबाब, सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर और उसके बाद बिल्कुल इन हेडलाइंस और दूसरी खेल खबरों पर आपसे करेंगे हम चर्चा। जी। तो आज की हेडलाइंस हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स और लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लीरेन के बीच छठी बाजी भी ड्रॉ रही। कैनबरा में 2 दिवसीय दिन रात्रि क्रिकेट अभ्यास मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एकादश पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। और हॉकी इंडिया ने महिला जूनियर एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे बैडमिंटन की। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स और लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता, जबकि पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आज 2 साल के लंबे अंतराल के बाद अपना पहला खिताब जीता है। इस साल की शुरुआत से ही संघर्ष कर रही सिंधु ने 47 मिनट तक चले मुकाबले में चीन की वू लुआ यू को 21-14, 21-16 से हराकर तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया। उन्होंने इससे पहले 2021 और 2022 में ये टूर्नामेंट जीता था। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने 2 साल और 4 महीने के अंतराल के बाद पोडियम पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने आखिरी बार खिताब जुलाई 2022 में सिंगापुर ओपन में जीता था। उधर पुरुष सिंगल्स फाइनल में 2021 के विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य ने दबदबे भरा प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर के जियान हेंग जेशन तेह को 21-6, 21-7 से मात दी। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक के प्लेऑफ में मिली निराशाजनक हार के बाद लक्ष्य की ये जीत राहत देने वाली है। इस जीत से निश्चित रूप से नए सत्र से पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने अपना पहला सुपर 300 खिताब जीतकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। उन्होंने चीन की बाओ ली जिंग और ली कियांग पर 21-18, 21-11 से शानदार जीत हासिल की। वे इस टूर्नामेंट को जीतने वाली पहली भारतीय महिला डबल्स जोड़ी भी बन गई हैं। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और के साई प्रतीक और मिक्स डबल्स में तनिषा कास्त्रो और ध्रुव कपिला उप विजेता रहे। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। जी बिल्कुल। और स्वदेश में ये टूर्नामेंट लखनऊ में, और उल्लेखनीय बात यह है कि 5 के 5 जो फाइनल आज खेले गए थे उसमें भारतीय खिलाड़ी या भारतीय जोड़ी उसमें उतर रही थी और 3 खिताब भारतीय खिलाड़ियों ने जीते, भारतीय टीम ने जीते, 2 में वो उपविजेता रही हैं। तो कुल मिलाकर वर्षांत में ये जो एक खबर आई है बैडमिंटन से, हालांकि पूरा वर्ष और ओलंपिक के बाद का वर्ष का जो समय है निराशाजनक ही रहा था। या बिल्कुल कहा जाए इन 2 खिलाड़ियों के बारे में, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन 2 साल से संघर्ष कर रहे थे खिताब की, जहां तक बात है तो बिल्कुल सही बात है। नया साल आने वाला है तो नए साल का एक गिफ्ट, और फिर आज के दिन को सुपर संडे भी बनाया है। बहुत कम क्रिकेट के अलावा देखने को मिलता है कि दूसरे खेल में हम कोई दिन को सुपर बनाते हैं, लेकिन बैडमिंटन में जिस तरह का साल का अंत हुआ है, निश्चित रूप से इसकी सराहना करनी पड़ेगी। और राहत वाली बात है सबसे बड़ी चीज़ की, जिस तरह से लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु दोनों संघर्ष कर रहे थे, चोट का भी मसला था उनके साथ और फॉर्म भी इस तरह का नहीं था। 2 बार फाइनल में पहुंचे जरूर थे इस रैंक के टूर्नामेंट में, लेकिन वो खिताब जीतने से चूक गए थे। तो ये राहत भरी खबर है और एक उम्मीद है, एक आशा की किरण नए वर्ष के लिए इन दोनों खिलाड़ियों के लिए निश्चित रूप से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि नई पौध की जो रफ्तार है इन लोगों के बाद वो थोड़ी सी खास करके महिला वर्ग में इस प्रश्न पर मैं आ रहा था कि जो फ्यूचर जो जनरेशन है आने वाली बैडमिंटन के लिए, और जो बेंच स्ट्रेंथ जिसे हम कह सकते हैं, और क्योंकि देश में ये टूर्नामेंट हो रहा था तो निश्चित तौर से बहुत से भारतीय उदयमान खिलाड़ियों को इसमें शिरकत करने का मौका मिला होगा और दूसरे अन्य टूर्नामेंट भी होते रहते हैं। लेकिन फिलहाल कोई बड़ा नाम या उभरता हुआ नाम आपकी नज़र में? देखिए, शुरू में तो कुछ नाम आए ज़रूर थे, लेकिन जिस तरह से जो खास करके BWF वर्ल्ड टूर जो टूर्नामेंट होता है 500, 300 खिलाड़ियों का, ये 300 का टूर्नामेंट सैयद मोदी, उसमें अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि पहली बार महिला डबल्स का खिताब इस टूर्नामेंट में भारत ने जीता। और ये दोनों विशिष्ट वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं दोनों ही, और इन्होंने इससे पहले भी अपनी वरीयता को पहले नंबर पर रखा था, अभी भी पहले नंबर पर है। लेकिन उसके
अलावा अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन देने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला नाम सामने नहीं आ रहा है जूनियर वर्ग में। और बहरहाल उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो अभी भारतीय बैडमिंटन की जो ध्वजा है लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु के हाथों में है। पीवी सिंधु 29 साल की हो चुकी हैं, ज़्यादा बैडमिंटन उनके करियर में अब बचा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल 2 बार ओलंपिक का पदक उन्होंने देश को दिया है, उन्होंने अपना काम कर दिया है, लेकिन अभी भारत को उनसे अभी भी उम्मीदें हैं। नववर्ष में उनसे उम्मीद है कि जो इस तरह के जो टूर्नामेंट होंगे और ख़ास करके बड़े टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनसे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उसके लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम बार बार ये कहते रहे कि पीवी सिंधु, मैं फिर कहूँगा इसको कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, लेकिन जब वो अभी फिट हैं और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने देखे सीधे सेटों में और 47 मिनट, ये और बात है कि रैंकिंग में बहुत ज़्यादा फर्क था। 18 की रैंकिंग, 119 की रैंकिंग, लेकिन जिस तरह की स्फूर्ति और चपलता उन्होंने दिखाई है, तो मुझे लगता है कि अभी नए साल में हम उन्हें काफ़ी एक्टिव देखेंगे। जी बिल्कुल। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लीरेन के बीच छठी बाजी भी ड्रॉ रही। 46वीं चाल के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए। गुकेश और लिन के अब एक समान 3-3 अंक हैं। दोनों के बीच अब तक 4 बाजियां ड्रॉ हुई हैं और दोनों ने 1-1 बाजी जीती है। कुल 14 बाजियां होनी हैं। इन 14 बाजियों में अगर ड्रॉ विजेता का परिणाम नहीं निकलता है तो फिर टाई ब्रेकर में मामला जाएगा। लेकिन ये छठी बाजी भी ड्रॉ रही है और जिस हिसाब से 40 बाजियां निर्धारित 2 घंटे के अंदर समाप्त हुई थी, तो लगा था कि शायद जल्दी ही ये हाथ हैंडशेक करेंगे, लेकिन 46वीं तक वो उन्होंने खींचा है। और एक जो चैलेंजर के रूप में डी गुकेश, लेकिन तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी डी गुकेश की कि एक वर्तमान विजेता के साथ वो शाह मात का खेल खेल रहे हैं जी। तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है। और हम जानते हैं सब लोग डी गुकेश के बारे में कि विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, भारत के अभी सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। और 2015 से लेकर अभी 2024 तक जो उनकी उपलब्धियों का जो आंकड़ा है जी, और जिस तरह से उन्होंने चेस के टेबल पर और जो बिसात बिछती है उस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, और निश्चित रूप से अगर इसके आगे की बाजियों को अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल होने वाली है उनके प्रतिद्वंदियों को। जी बिल्कुल। और जब 5वीं दौर की बाजी समाप्त हुई थी ड्रॉ पर, हार जीत के बिना, तो इनसे पूछा गया था कि साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसा होता है, तो इन्होंने कहा था कि साइकोलॉजिकल प्रेशर मैं नहीं मानता हूं, मैं सिर्फ नई चाल, नई बाजी और नए मूव्स बनाने में विश्वास रखता हूं। देखिए, शतरंज के खिलाड़ी वैसे भी कोई मनोवैज्ञानिक दबाव लेते नहीं अपने ऊपर, ये पूरी तरह से दिमाग का खेल है। और उसमें अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र में आप पिछड़ गए तो फिर बाजी उलट जाती है और चाल गलत चल जाती है। तो मैंने जितने भी बड़े शतरंज खिलाड़ियों को देखा, सुना या पढ़ा है और उनसे बात करने का मौका मिला है, तो मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। बहरहाल आज गुकेश जो है ब्लैक जो है मोहरों से, काले मोहरों से उन्होंने शुरुआत की थी। थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है, कहा जाता है कि सफेद मोहरों से खेलने वालों को एडवांटेज मिलता है। तो उम्मीद की जाती है जो 7वीं बाजी होगी लकी 7 प्रूव होगा गुकेश और भारतीय खेल प्रेमियों के लिए। इस बीच ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरगेसी आज गोल्ड स्तर की 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय दुनिया के 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। वो नवीनतम शतरंज विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर हैं। कैनबरा में 2 दिवसीय दिन रात्रि क्रिकेट अभ्यास मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एकादश पर 6 विकेट से जीत दर्ज की है। दूसरे अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने पहली पारी में 46 ओवर में 5 विकेट पर 257 रन बनाए। शुभमन गिल ने नाबाद 50 और लोकेश राहुल ने नाबाद 27। नाबाद इसको कह सकते हैं रिटायर्ड नॉट आउट 27 और रिटायर्ड नॉट आउट 50 उन्होंने बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 45 और नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने 42 रन का योगदान दिया। रविंद्र जडेजा ने 27 रन की पारी खेली। और इससे पहले प्रधानमंत्री एकादश की टीम 44वें ओवर में 240 रन पर सिमट गई। सैम कॉन्स्टास ने सर्वाधिक 7 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत के लिए हर्षित राणा ने 4 और आकाशदीप ने 2 विकेट लिए। कॉन्स्टांस को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जैसा कि हमने आपको बताया, ये 2 दिन का अभ्यास मैच था, डे नाइट मैच था, पिंक बॉल वाला, गुलाबी बॉल वाला मैच था, क्योंकि इसके बाद जब भारत का दूसरा टेस्ट मैच 6 तारीख शुक्रवार से एडिलेड में शुरू होगा, वो डे नाइट पिंक बॉल से होगा। तो जिस तरह से अभ्यास भारतीय टीम ने सोचा होगा करने के लिए, वो नहीं मिला, क्योंकि पहला दिन बारिश के कारण धुल गया, दूसरा दिन इस कारण 40 ओवर का मैच रखा गया। और उसके बावजूद भी भारतीय गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने भी प्रदर्शन जो किया है, उस पर आपका टेक?
बिल्कुल मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि रेड बॉल के पिंक बॉल की प्रैक्टिस भी हो गई। अगला टेस्ट मैच दिन रात का है, पिंक बॉल से खेला जाएगा। हालांकि भारत बहुत ज़्यादा पिंक बॉल के पक्ष में नहीं रहता है और भारत में बंद भी हो गया है, लेकिन फिर भी वहां तो खेलना है। सबसे अच्छी बात इस मैच की ये रही कि एक तो अभ्यास हो गया पिंक बॉल से, और दूसरा ये हो गया कि शुभमन गिल जिस तरह से वापस आए हैं और जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उन्होंने अपने अर्धशतकीय पारी में दिखाया है, वो उससे देख करके काफी अच्छा लगा और लगा कि वो पूरी तरह से तैयार हैं दूसरे टेस्ट मैच में वापसी के लिए। और बाकी तो ये एक मैत्री मैच था, हार जीत का कोई बहुत ज्यादा महत्व इसमें नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जिस तरह की का प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया है, तो आप कह सकते हैं कि आंकड़े में तो यही आएगा कि लगातार दूसरी जीत ये भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत की है। पहला टेस्ट मैच जिस तरह से भारत ने जीता वो तो ऐतिहासिक। बल्लेबाजी की आपने बात करी, कप्तान रोहित और सरफराज उन्होंने बैट नहीं किया, उन्होंने खेले नहीं, और उसके बाद कोहली और पंत भी एब्सेंट थे। हालांकि जो भारतीय प्रेमी थे वो चाहते थे कि चारों के चारों एक बार खेलें और उनको देखें, और गेंदबाजों ने निराश नहीं किया। हर्षित राणा ने तो विकेट तो लिए ही, उसके अलावा जडेजा और सुंदर ने भी साबित किया बोल्ड पर विकेट लेकर और रन बनाकर। नहीं, आए जरूर थे ये दोनों खिलाड़ी भी, लेकिन बहुत ज्यादा क्रीज पर देर तक रहे नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आपने देखा कि ओपनिंग पेयर जो था उसको भी बदला रोहित शर्मा ने, केएल राहुल और जायसवाल को भेजा। एक तरह का अगर आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट भी था। तो अभी 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने का मौका नहीं है, लेकिन इस मैच में मौका था। बैटिंग करी उस हिसाब से जी बिल्कुल लगा कि हाँ बिल्कुल कि इस श्रृंखला में नहीं तो आगे के दिनों में तो हम इन्हीं दोनों को देख सकते हैं। जी बिल्कुल। उधर दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप बी में बांग्लादेश ने नेपाल को 5 विकेट से पराजित किया। एक अन्य मैच में शारजाह में श्रीलंका ने अफगानिस्तान पर 131 रन से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला जापान से और दुबई में पाकिस्तान का मुकाबला संयुक्त अरब अमारात से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के निवर्तमान सचिव जय शाह ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें 27 अगस्त 2024 को आईसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया था और वो आईसीसी का चेयरमैन बनने वाले 5वें भारतीय हैं। इससे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर जो थे वो आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो नया कार्यकाल बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में होगा जय शाह का, वो क्रिकेट के लिए फायदेमंद होगा। जी हाँ, बिल्कुल। हॉकी इंडिया ने 7 से 15 दिसंबर तक ओमान के मस्कट में होने वाले महिला जूनियर एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। एक रिपोर्ट। पिछले साल फाइनल में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर अपना पहला खिताब हासिल करने के बाद भारत बड़ी उम्मीदों के साथ टूर्नामेंट में प्रवेश कर रहा है। यह टूर्नामेंट हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट भी है। प्रतियोगिता में 10 टीमें शामिल होंगी, जिन्हें 2 पूल में विभाजित किया गया है। भारत को पूल ए में चीन, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश के साथ रखा गया है, जबकि पूल बी में दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, ताइपे, हांगकांग और श्रीलंका शामिल है। भारतीय जूनियर महिला टीम का नेतृत्व ज्योति सिंह करेंगी। और 8 दिसंबर को रात 8:30 बजे भारत अपने शुरुआती मैच में बांग्लादेश से खेलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में राज्य स्तर के खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। खेल महाकुंभ हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी हमारे खिलाड़ी को आगे आने का अवसर प्रदान करता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं। बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं, जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। धामी ने कहा कि राज्य स्तर के खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती वाले पदों में अन्य खिलाड़ियों की तरह 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। राज्य की खेल मंत्री सुश्री रेखा आर्या ने कहा कि इस खेल महाकुंभ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। बहरहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर को आमंत्रित किया था स्टूडियो में। शबाब, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।